So next, on this lecture 2 in magnetic effect of current, write the topics whatever I am writing here. First we will discuss what is magnetic field. Second, what is pole strength? Coulomb's law. Magnetic effect of current. How will you prove that electric current can produce magnetism? Written? First topic we have for today, what is magnetic field? Second one, what is pole strength? Third, Coulomb's law. Fourth, magnetic effect of current. And fifth one, how will you prove that electric current can produce magnetism? लिख लिए? सो फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा मैग्नेटिक फील्ड। आप याद करो, मैंने पहले कहा है कि जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझे हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड को समझे तो बड़ा आसान हो जाएगा चीज। जैसे वहां पे चार्ज था, यहां पे पोल है, वहां पे दो टाइप का चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहां पे दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ पोल को पॉजिटिव माना जाता है और साउथ पोल को नेगेटिव माना जाता है। तो जिस तरीके से चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करता था उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। यहां पे पोल अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करेगा, मतलब ओवर एंड ऑल मैग्नेट अपने चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको बताया गया था ना कि चार्ज रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का, उसी तरीके से मैग्नेट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने का। मतलब अगर कहीं पे आपके पास मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों तरफ का एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, एक क्षेत्र होगा जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकेंगे। उसी रीजन को, उसी एरिया को, उसी क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे आपको बताया गया था कि चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है, एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है जहां पे चार्ज के इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं। उस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहा करते थे। और आपको एग्जाम्पल भी बताया गया था कि आप कॉम्ब या पेन लिए, रब किए, फिर उस फील्ड में आप पेपर क्लिपिंग को लाते हैं, तभी वो उसे अट्रैक्ट कर पाता है। उसी तरीके से अब वहां पे तो आप पेपर क्लिपिंग को अट्रैक्ट करा रहे थे, यहां पे मैग्नेट है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को कराएंगे। जैसे कि आप आयरन का पाउडर ले ले, कोबाल्ट ले ले, निकेल ले ले। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि सपोज कीजिए यहां पे आपके पास मैग्नेट है और यहां से छोटा सा मैग्नेट है और यहां से 50 किलोमीटर दूर आयरन है, तो क्या ये मैग्नेट उस आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं करेगा ना। क्यों? क्योंकि वो उसके फील्ड से बाहर है। तो फील्ड का मतलब यही है कि the region, the area in which we can feel the effect of the magnet is called magnetic field। और ये हम सब ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि अगर ये मैग्नेट है तो यहां पे आयरन नेल को ले आएंगे तो ये चिपका लेगा, यहां पे आयरन नेल होगा तो नहीं चिपकाएगा। मतलब एक फिक्स रीजन है, एक फिक्स एरिया है जहां पे
मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को फील किया जा सकता है, मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी एरिया को, उसी रीजन को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. मींस द एरिया, द रीजन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट सराउंडिंग इट in which we can feel its effect is called magnetic field. इसके बाद आपका आता है पोल स्ट्रेंथ. मैग्नेट अगर आपके पास है और मैग्नेट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो होता है, जहां पे उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, उसे हम लोग पोल कहते हैं. तो ये पोल जो है किसी दूसरे पोल को भी अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. सपोज किया जाए यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल डाल दिया जाए, यहाँ पे साउथ डाल दिया जाए, तो नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर हम उल्टा काम कर दें कि यहाँ पे साउथ डाल दें, यहाँ पे नॉर्थ डाल दें, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. मींस कि मैग्नेट के दो पोल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है. इस एबिलिटी को, मैग्नेट का एक पोल किसी दूसरे पोल को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, मैग्नेट के पोल के इस एबिलिटी को हम लोग पोल स्ट्रेंथ कहते हैं. The ability of the pole of a magnet to attract or repel another pole is called pole strength. देखो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, पावर. मैग्नेट का पावर यही है कि मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को कितना अट्रैक्ट कर रहा है या कितना रिपेल कर रहा है. तो ये इस एबिलिटी को कितना, अगर हम कहते हैं कि मैग्नेट हमारे पास एक है जो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, इसका यह मतलब है कि वो मैग्नेट बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसी दूसरे मैग्नेट को या बहुत ज्यादा रिपेल करेगा. अगर लाइक पोल उसको उसके सामने आप रख दे, तो मींस नॉर्थ टू नॉर्थ रख दे और साउथ टू साउथ रख दे, तो ये पोल स्ट्रेंथ से आपको आइडिया मिलता है कि मैग्नेट का पोल कितना ज्यादा पावरफुल है या कितना कम पावरफुल है. पोल स्ट्रेंथ को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्थ पोल को प्लस m और साउथ पोल को माइनस m. अगर आप चार्ज से कनेक्ट करें तो चीजें बड़ा क्लियर होते जाएंगी. जैसे चार्ज में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस, निगेटिव चार्ज माइनस, वैसे ही यहाँ पे नॉर्थ पोल, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होगा. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि नॉर्थ पोल इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड साउथ पोल इज ऑलवेज टेकन एज निगेटिव. तो प्लस m और माइनस m से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट जो होता है वो एम्पियर मीटर होता है. तो पोल स्ट्रेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें आइडिया देता है कि मैग्नेट का पोल कितना पावरफुल है, मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट के पोल को कितना अच्छे ढंग से, मतलब कितने पावरफुल ढंग से अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा. सो द एबिलिटी ऑफ द पोल ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट अनदर्स पोल और टू रिपेल अनदर पोल is called pole strength. It is denoted by m. You can write it in bracket that north pole is represented by plus m and south pole is represented by minus m, and its SI unit is ampere meter. Next, magnetic effect of current. Whenever we were studying about electric current, we had discussed that there are three effects of current. First, chemical effect of current, which we have done in class 8. Second, heating effect of current, which we have done earlier in the last chapter, in the chapter electricity. And third one is magnetic effect of current, which is itself a chapter. The name of the chapter, magnetic effect of current. Actually, whenever there is flow of electric current through a conductor, it produces magnetic field around it. How I am finding the direction, we will be discussing in upcoming classes, Maxwell right hand thumb rule. So, if this is a conductor, then, and if we are flowing current through it, means if we are connecting it through a circuit, then we have observed that there is production of magnetic field around it, which is actually magnetic field, and this effect is called magnetic effect of current. Means a current carrying conductor produces a magnetic field around it. This is called magnetic effect of current. जिस तरीके से हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में डिस्कस किए थे कि जब किसी कंडक्टर से अगर करंट पास कराया जाए तो उसमें यह ऑब्जर्व किया गया कि उसमें हीट प्रोड्यूस होता है.
इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। वही चीज मैं थोड़ा अलग तरीके से यहां पर बोल रहा हूं, अलग इफेक्ट में मैग्नेटिक में, कि अगर आप किसी कंडक्टर से जब करंट पास कराते हैं तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। अब सवाल आएगा दिमाग में कि सर आप बोल दिए कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक, अगर ये कंडक्टर है और अगर इससे करंट पास करा रहे हैं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हम कैसे मान लें? उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, और उस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि एक हम लोग आयरन नेल ले लें, बड़ा आयरन नेल, और इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लगाएं वाउंड ओवर, और इसको कनेक्ट कर दें किसी बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी है सेल, इसके एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब देखो यहां पे लगा देते हैं स्विच, जब तक ये स्विच ऑफ था, मींस कि जब तक आप करंट पास नहीं करा रहे थे, तब तक ये जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही था, कोई अलग इफेक्ट नहीं था। यहां पे आप कुछ भी आयरन नेल, आयरन पाउडर कुछ भी डाले, कुछ भी नहीं नजर आएगा। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया और जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू हुआ, और फिर अगर आप यहां पे छोटे छोटे आयरन नेल लाना शुरू करें, छोटा छोटा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इन आयरन नेल्स को, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट नहीं है अब बन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इन आयरन नेल्स को, छोटे छोटे आयरन नेल्स को, ये वो बड़ा वाला जो आयरन नेल है वो अट्रैक्ट कर लेगा। सवाल है सर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने ये आपको बताया कि अगर आपके पास ये कोई आयरन नेल है, उसके ऊपर आप कॉपर लपेट लो और फिर इसको कनेक्ट कर दो एक बैटरी से। स्विच ऑफ जब तक था तब तक आप देख रहे थे कि आयरन नेल अगर उसके आसपास ले भी जाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो आयरन नेल थे वो उसको अट्रैक्ट कर लिया। देखो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये कोई मटेरियल है, कोई भी मटेरियल ये है, ठीक है, और इस मटेरियल में ये प्रॉपर्टी है कि ये छोटे छोटे आयरन नेल को अट्रैक्ट कर ले रहा है, आपको बताना है ये मटेरियल क्या है। डेफिनेटली मैग्नेट है, और कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, अगर वो आयरन अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो कोबाल्ट अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वो निकेल अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो मैग्नेट ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। That was discussed in the first class, in the first lecture of this chapter. मैग्नेट के डेफिनेशन में यही हम बताते हैं कि वैसा मटेरियल जो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ मटेरियल को अट्रैक्ट करे, जैसे कोबाल्ट, आयरन, निकेल, यानी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। तो अगर हम यहां स्विच ऑन कर रहे हैं और अगर ये आयरन नेल और ये अट्रैक्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि अब ये जो आयरन नेल था कॉपर वायर के वाउंड ओवर होने के बाद, ये किसकी तरह बिहेव करने लगा? मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। और ऐसा कब हुआ? जब आप करंट पास कराना शुरू किए। करंट नहीं पास करा रहे थे तब तक ये ऐसा बिहेवियर नहीं शो कर रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये शो कर रहे हैं कि जब तक करंट पास नहीं किया गया तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। जैसे ही हम लोग करंट पास कराना शुरू कर दिए, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। अब एक चीज आएगा कि सर इतना क्यों करना पड़ा? नॉर्मल भी तो करंट पास सर्किट है, ठीक है, नॉर्मल सा सर्किट है हमारे पास, और इस नॉर्मल से सर्किट में भी तो करंट हम पास कराए हैं। पूरे फर्स्ट चैप्टर में तो यही काम किए हम लोग। तो पूरे फर्स्ट चैप्टर में अगर करंट पास कराए हैं ऐसे, तो करंट तो यहां भी है, तो यहां भी क्या आयरन नेल लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा? यहां पे क्या आयरन नेल लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा? क्या हमारे घर में जो सर्किट है और उसमें जो वायर जा रहा है, उस वायर के पास आयरन का हथौड़ा ले जाए या आयरन का नेल ले जाए तो क्या वो अट्रैक्ट कर लेगा? आंसर है नो। तो सर क्यों? आप तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जहां पे होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा मींस वहां वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है तो फिर वो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? उसे तो अट्रैक्ट
कर लेना चाहिए था। एक्चुअली यहां पे ये अट्रैक्ट कर लेना चाहिए था इसको, लेकिन ये इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि यहां का जो, चूंकि करंट आप फ्लो करा रहे, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड है करंट का, इस वजह से यहां का जो मैग्नेटिज्म होगा वो बहुत फीबल होगा, यानी बहुत वीक होगा, और बहुत वीक होने की वजह से ये आयरन नील को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। हमने उस मैग्नेट के वीकनेस को बढ़ाने के लिए, मतलब उस मैग्नेट को थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए ये वाउंड ओवर किए हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को। अब आपका सवाल होगा कि सर ऐसा कैसे होता है? तो अब जब हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेट का होगा और जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक मैग्नेट बनाया कैसे जाता है, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसके ऊपर हम लोग वायर को लपेटते हैं। तो अभी उस डिस्कशन में हम नहीं जाएंगे, वो आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल मैं ये समझा रहा हूं कि ऐसा मत समझिएगा कि एक नॉर्मल सा 1.5 वोल्ट का सेल है और उस नॉर्मल से एक वायर जा रहा है तो उस वायर में मैग्नेटिज्म नहीं है, क्योंकि वो आयरन नील को तो अट्रैक्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। तो क्या उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है? आंसर है मैग्नेटिज्म है। मैंने नो आंसर ये दिया है कि अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वहां मैग्नेटिज्म है, तो आंसर होगा हाँ है। इनफैक्ट हमारे बॉडीज में, हमारे बॉडी के पार्ट में मैग्नेटिज्म है, हमारे हार्ट में और ब्रेन में। उसी वजह से तो हम लोग एमआरआई कराते हैं, आगे डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो हमारे दिमाग में और हमारे हार्ट में मैग्नेटिज्म है, तो क्या अब यहां पे हम आयरन नील ले जाएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा? नेवर। यहां ले जाएंगे तो अट्रैक्ट कर लेगा? नेवर, क्योंकि वो बहुत वीक है, बहुत फीबल है। अब उसका स्ट्रेंथ इतना कमजोर है कि वो नहीं कर पा रहा है, बहुत ही कमजोर है। जैसे अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात तो किए थे ना हम लोग क्लास 9th में, दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये आप फील नहीं कर पाएंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, आप इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा है, इस वजह से आप उसको फील नहीं करते। तो ये समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि हमने यहां पे वाउंड किया है, इस वजह से हमने लपेटा है वायर को, ताकि मैग्नेटिज्म क्या, मतलब उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है, जो पोल स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो बढ़ाया जा सके। नॉर्मल सर्किट में आयरन नील ले जाया जाए उसके नजदीक तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां मैग्नेटिज्म नहीं है, मैग्नेटिज्म है। नॉर्मल सा वायर है जिसे करंट फ्लो कर रहा हो, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसको हम लोग फील करके देखेंगे नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद। तो मतलब ये है कि वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे वो फोर्स नहीं लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे फोर्स का ही बात आ गया, फोर्स लगा के हम बॉडी का शेप एंड साइज चेंज करते हैं, या बॉडी का रेस्ट से मोशन में लाते हैं, मोशन से रेस्ट में लाते हैं। तो मैं इस दीवार को धक्का दे रहा हूं और दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं तो दीवार गिरा नहीं पा रहा, तो क्या मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं? मैं लगा रहा हूं, क्योंकि मैं गिराने की कोशिश कर रहा हूं। सेम चीज है, यहां पे अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। सो दिस इज एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ना, और उसके बाद क्या है? ओके, सो कूलॉम्स लॉ, जैसे अभी हम बता रहे थे ना, मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक मैग्नेट को यहां रख दिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और फिर यहां पे आप रख दिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा एग्जांपल, अगर आप यहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ले रहे हैं और यहां पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। अब बात यह है कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, या इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इन दोनों के बीच क्या लग रहा है? इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहां पे ये एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ, यहां पे ये पुश कर रहे हैं, और ये तो क्लास 5-6 से हम सब लोग जानते हैं कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि इनका फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। तो ये फोर्स कितना लगेगा और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये बात हमें सबसे पहले चार्ल्स
कूलॉम्ब ने बताई, और चार्ल्स कूलॉम्ब ने जो बताया उसे ही हम लोग कूलॉम्ब्स लॉ कहते हैं। मैं फिर से जा रहा हूं, देखो चार्ज को, मास को और पोल को, इन तीनों को एक साथ अगर पढ़ा जाए तो 3 चैप्टर ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म, और ग्रेविटेशन। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे थे तो बार बार ग्रेविटेशन का नाम ले रहे थे, बोल रहे थे कि जिस तरीके से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उस तरीके से चार्ज की तरह से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, या फिर जिस तरीके से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे हम बोल रहे हैं पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ग्रेविटेशन में भी आपको बताया गया था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और वहां पे बताया गया था कि फोर्स जो होता है वो G m1m2/r² के इक्विवेलेंट होता है, इज इक्वल टू होता है, और इसे हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े कि फोर्स जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात होगी तो K q1q2/r² होगा, ये कूलॉम्ब ने बताया था। आगे जस्ट इसी की तरह का एक लॉ पढ़ने वाले हैं, और इस लॉ को हम लोग नाम देंगे कूलॉम्ब्स लॉ। कूलॉम्ब ने हमें जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है, उसी तरीके से कूलॉम्ब ने यह भी बताया कि दो पोल के बीच मैग्नेटिक फील्ड कितना लगता है। अब यहां पर यह समझना होगा कि ये अगर कोई पोल है और दूसरा ये पोल है तो इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको m2 मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है उसे r मान लेते हैं। तो कूलॉम्ब ने यह बताया कि इनके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। मतलब कि अगर पोल, अच्छा m1 m2 क्या है? पोल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू अट्रैक्ट। सिंगल पोल कहीं पर रखा नहीं जा सकता है, ये बस समझाया जा रहा है आपको। तो अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो उन दोनों के बीच फोर्स भी ज्यादा लगेगा, और अगर पोल स्ट्रेंथ कम हुआ तो उनके बीच फोर्स भी कम लगेगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। मतलब इनके बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा तो डेफिनेटली फोर्स कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा होगा। दोनों ही कॉमन सेंस की बातें हैं। अगर आप एक नॉर्मल सी बात करें कि दो पोल हैं, एक नॉर्थ एक साउथ है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर ये पावरफुल होंगे तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा लगेगा ना। अगर ये खुद ही वीक होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी वीक होगा। और सेम चीज विथ रिपल्सन, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, अगर ये खुद ही कमजोर है तो डेफिनेटली इनके बीच फोर्स भी कम लगेगा। अगर ये स्ट्रांग होंगे, इनका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो इनके बीच फोर्स भी ज्यादा लगेगा। दूसरा और भी आसान है प्रैक्टिकली समझना कि अगर इन दोनों को आप नजदीक नजदीक रखेंगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, और इन दोनों को दूर दूर रखेंगे तो कम फोर्स लगेगा। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं और दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये मिलेगा m1 m2/r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टर्म यूज किया जाता है, k हम यहां यूज कर ले रहे हैं m1 m2/r²। ये k जो है ये मीडियम के परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। अगर आप एयर या वैक्यूम लेते हैं तो k का वैल्यू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बारे में डिटेल में आपको क्लास 12th में बताया जाएगा कि अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि मीडियम चेंज करने पर फोर्स का वैल्यू चेंज होता है। तो वो 12th की बात है। इनफैक्ट 10th के सिलेबस में कूलॉम्ब्स लॉ भी नहीं पढ़ना है, मैं बस इस तरीके से बता रहा हूं। मतलब आपसे एनसीईआरटी में ये नहीं है और आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो मैंने, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में जो मैंने पढ़ाया था आपको कूलॉम्ब्स लॉ, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। कूलॉम्ब्स लॉ जिस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े थे कि ये दो चार्ज है तो इन दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन हो सकता है, और ये इनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सल प्रोपोर्शनल होगा। उसे हम लोग कूलॉम्ब्स लॉ कहते थे इलेक्ट्रिक करंट में। अब यहाँ पे मैग्नेटिज्म में भी ये कूलॉम्ब्स लॉ है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? यही स्टेटमेंट लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूलॉम्ब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two poles of magnet is directly proportional to the product of their pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between them. This is called Coulomb's law. According to Charles Coulomb, the force of attraction or repulsion between two poles of magnet is directly proportional to the its pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between them. This statement is called Coulomb's law. Clear? कॉपी देखिए, कुछ बाकी है क्या? क्या है?
अभी जस्ट जो हम एक्सपेरिमेंट बता रहे थे वो क्या था? जी हाँ, रस्टेड एक्सपेरिमेंट आज का टॉपिक मैंने नहीं रखा है। इनफैक्ट नेक्स्ट डे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज, उसके बाद ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन नेक्स्ट क्लास में ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट आ जाएगा। फर्स्ट नहीं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट फिर हम लोग सर्किट बना के बताएंगे। अभी मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूं कि कैसे आप साबित कर सकते हैं। मतलब अभी ओरस्टेड ने क्या किया वो अलग चीज, अभी बस नॉर्मली हम लोग मैग्नेटिज्म के क्या डिस्कस किए थे कि पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ मैग्नेट पढ़ेंगे, फिर हम लोग मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच रिलेशनशिप, एक पूल बना रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, फिर दोनों को कंबाइन करके पढ़ेंगे। तो अभी एक कॉमन हम टॉपिक बना दिए कि आपसे अगर पूछ दिया जाए कि आप कैसे, ओरस्टेड ने क्या किया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर सेम भी हो तो भी वो अलग से पढ़ेंगे हम लोग कि ओरस्टेड ने सर्किट लिया था, ओरस्टेड ने क्या किया था, कैसे और कैसे डायरेक्शन आया था, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल भी उसी के साथ पढ़ लेंगे वो। फिलहाल क्या है कि एक ओपन क्वेश्चन कि आपको पता है कि जैसे मैं ऐसे पूछूं आपसे कि आप कैसे कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होता है अगर करंट पास किया जाए, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि वायर है, उसे करंट पास कराइए, आप देखिए गर्म हो जाएगा। आप उसको नहीं फील कर पा रहे हैं तो आप आयरन से करंट पास कराइए, देखिए वो तो ऐसा फील होगा कि कई दिन तक आप याद रखेंगे। तो वो आप एक्सपीरियंस कर ले रहे हैं। वैसे ही अगर कोई आपसे नॉर्मली बोल दिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर ही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कहोगे कि हाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, कैसे साबित करोगे? तो आप कहेंगे कि ओरस्टेड ने कहा था इसलिए मैं कह रहा हूं। नहीं, वो कहा तो आगे हमारा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन डेवलपमेंट के बाद हम लोग ये आसानी से बता सकते हैं कि इसी के ऊपर अगर हम लोग कॉपर वायर लपेट दें और इसको सर्किट से कनेक्ट करें और इसको किसी दुनिया के किसी बॉडी को अगर साबित करना है कि वो मैग्नेट है, तो सबसे आसान रास्ता तो यही है ना। एक तो ये भी रास्ता है कि आप वहां पे पोल ले जाओ, रिपल्सन हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, लेकिन उससे भी आसान ये है कि आप वहां पे आयरन नेल ले जाएं या आयरन पाउडर ले जाएं। अब देखो अगर वो अट्रैक्ट कर लिया, मतलब मैग्नेट ही है, दुनिया का दूसरा कोई बॉडी नहीं हो सकता जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करे। तो हम एक ओपन टॉपिक, ऐसे नॉर्मल टॉपिक बना दिए कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये साबित कीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्मल सा उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल ले लिया उसको। हाँ, अब ये सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि हम क्यों कॉपर वायर को लपेट रहे हैं, हम इसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए लपेट रहे हैं। कैसे बढ़ जाता है वो हमारे आगे के डिस्कशंस में है कि हम मैग्नेट बनाते कैसे हैं। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक सब्सटेंस से ही हम लोग मैग्नेट बनाते हैं, ऐसा नहीं कि लकड़ी से कोई मैग्नेट बना देगा या प्लास्टिक से कोई मैग्नेट बना देगा। कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, उसी को फॉलो करिएगा आप, तभी होगा। और मैग्नेटिक सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक सब्सटेंस से मैग्नेट बनाया जा सकता है। तो ओरस्टेड ने क्या किया था, कैसे किया था, वो हमारा नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये बता रहे हैं आपको कि हम लोग घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके साबित कर सकते हैं कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां मैग्नेटिज्म होगा। डिफरेंस समझ रहे हैं? So for today, first topic we had what is magnetic field, and we discussed that just like charge produces an electric field around it, a magnet produces magnetic field around it. Means the region, the area produced by a magnet in which we can feel its effect is called magnetic field. Suppose this is a magnet, then there will be a region, there will be an area in which if we bring iron powder or iron nail, we will observe that the iron nail or the iron powder will be attracted by this material, and it will happen only if we do this in a certain area. Suppose if we have this iron nail at Ranchi and we have kept the iron nail at Kolkata, will it attract that? Never, never. So the reason will be there, the area will be there in which it will show its effect. This reason, this area is called magnetic field. Thereafter, pole strength is very important topic, as I had discussed earlier in the last class, that pole strength is also a topic which is related to terms related to magnet. But I teach it separately because you must focus on that topic, because the pole strength, in Coulomb's law we had also discussed about it. Just like in gravitational field
we discuss about mass. In gravitational force, we discuss about mass. If the mass will be greater, the gravitational force between two bodies will be greater. As like in electrostatic force, we discussed about charge. If the magnitude of charge will be more, the force of attraction or repulsion means the electrostatic force will be more. Means mass decides the magnitude of gravitational force. Charge decides the magnitude of electrostatic force. And pole strength decides the magnetic force, magnitude of magnetic force. पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा, इसका यह मतलब है कि मैग्नेट उतना ही पावरफुल होगा और उसका वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही या फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही ज्यादा लगाएगा, और वाइस वर्सा. तो पोल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को डिफाइन करता है. पोल स्ट्रेंथ बताता है कि आपका मैग्नेट पावरफुल है या नहीं है. पोल स्ट्रेंथ यह बताता है कि मैग्नेट स्ट्रांग है या वीक है. How will we define pole strength? The ability of the pole of any magnet to attract or repel the another pole of another magnet is called pole strength. It is written by small letter m. Please don't confuse that it is a meter, because meter is something different and it is SI unit, and m is a symbol, and its unit is ampere meter. Generally, North Pole is represented by plus m and South Pole is represented by minus m. यहाँ के बाद आप आगे देखना, मैंने आपको बताया है इस क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय डिफरेंट शेप ऑफ करंट कैरिंग वायर. स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप अलग होगा, सर्कुलर लूप होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग होगा, और सोलेनोइड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न अलग होगा. तो वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि नॉर्थ को पॉजिटिव m लेना है, मतलब पॉजिटिव लेना है, और साउथ को नेगेटिव लेना है. फिलहाल पोल स्ट्रेंथ हमें बताता है कि मैग्नेट कितना पावरफुल है. ये मैग्नेट है तो इस मैग्नेट का सपोज किया जाए ये नॉर्थ पोल है और यह साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, और सपोज किया जाए कि एक और बॉडी हम लाते हैं इस तरीके से, और इसका भी ये नॉर्थ और ये साउथ है, तो ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे. किस पर ये बात डिसाइड होगा कि ज्यादा रिपेल करेंगे कि कम रिपेल करेंगे? ये डिसाइड होगा पोल स्ट्रेंथ पर. जैसे मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको बताया गया था ना कि ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करते कब ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और कब कम अट्रैक्ट करेंगे, ये बात डिसाइड करता है कि उनका मास कितना है. मास ज्यादा होगा तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, मास कम होगा उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा. जैसे अगर आप बात करें अर्थ की और मून की, तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, तभी तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड है, अदरवाइज वो दूर हो जाते हैं ना. हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात. सन और अर्थ के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है, इसीलिए तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए. तो ये फोर्स ज्यादा इसीलिए लग रहा है क्योंकि उनका मास ज्यादा है. अब हमारे बीच और इस बोर्ड के बीच, इन दोनों के बीच भी तो फोर्स लग रहा है, तो क्या ये बोर्ड मेरे में चिपक जाएगा या मैं इस बोर्ड में चिपक जाऊंगा? कुछ नहीं होगा. इनफैक्ट हम फील भी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मास बहुत कम है. मास रिस्पॉन्सिबल था ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, उसी तरीके से चार्ज रिस्पॉन्सिबल था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए. आपको बताया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगेगा. अट्रैक्शन लगेगा कि रिपल्सन लगेगा वो डिपेंड करता है कि आप लाइक चार्ज ले रहे हैं कि अनलाइक चार्ज ले रहे हैं. उसी तरीके से पोल स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा कि दो मैग्नेट के दो डिफरेंट पोल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा. अगर पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या ज्यादा रिपेल करेगा, और अगर पोल स्ट्रेंथ कम है तो डेफिनेटली वो कम अट्रैक्ट करेगा या कम रिपेल करेगा. पोल के स्ट्रेंथ को, पोल की ताकत को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं. डिफाइन ऐसे मत कर दीजिएगा, डिफाइन ऐसे ही करना, द एबिलिटी ऑफ द pole of any magnet to attract or repel another pole of another magnet is called pole strength. It is represented by plus m and minus m, means represented by m. North pole has plus m and south pole has minus m, and its unit is ampere meter. Next, magnetic effect of current. Just like we had discussed that whenever there is electric current, it can produce chemical effect, it can produce heating effect, it can produce lighting effect, as well as it can produce magnetic effect of current. Means whenever a current carrying conductor is there, it produces a magnetic field around it. This is called magnetic effect of current. अब जैसे ही ये बात आप बोलते हैं कि जब कभी आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
लेकिन दिखेगा तो नहीं है। तो इसको साबित कैसे करेंगे? ये साबित करने के लिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एक आयरन नेल ले लेते हैं, आयरन नेल को कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर से लपेट देते हैं और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब तक स्विच ऑफ था, मींस जब तक करंट आप पास नहीं करा रहे थे, तब तक ये आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। और देखो ये हवा में नहीं रखा जाएगा आयरन नेल को, ठीक है ना, ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम दिखा रहे हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे कि एक ट्रे में आयरन नेल को ले लेंगे, बताइए 1 घंटा और, तो आप आयरन नेल को ट्रे में ले लेंगे और फिर आप सर्किट को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। ऐसा नहीं कि देखो हवा में तो ऐसे आयरन नेल नहीं रहेगा ना, तो हाँ आयरन मेटल है तो आयरन कंडक्टर ही है, और बिना कंडक्टर मैंने बोला ना कि कोई लकड़ी और प्लास्टिक लेके आप नहीं कर सकते। तो हवा में नहीं है ये आयरन नेल, बस समझा, मतलब पिक्चर को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं कि अब ट्रे लगाने लगे और ये सारा कुछ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हवा में ना है। तो जब तक आप करंट पास नहीं करा रहे थे तब तक ये आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही आप करंट पास कराने लगे ये अट्रैक्ट करने लगा। इसका तो साफ मतलब हो गया ना कि करंट है तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, और करंट नहीं है तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यही तो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पूरा चैप्टर इसी चीज पर कंसंट्रेटेड होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। हाँ बाद में लेटर ऑन। सो मैं ये बोल रहा था ना कि ये जो आयरन नेल है, तो ये आयरन नेल अट्रैक्ट कर रहा है, ये बड़ा वाला आयरन नेल छोटे छोटे टीनी आयरन नेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप करंट पास करा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि करंट पास कराने पर यह हो रहा है। व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। यही तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, और यही मैं बोल रहा था कि इस चैप्टर में इसी का डिस्कशन है। हाँ बाद में ये इस चैप्टर में मतलब बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है कि एक बार आप सीखते हैं कि करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, बाद में सीखते हैं कि मैग्नेटिज्म से करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसी तरीके से ये चैप्टर है। तो पूरे के पूरा हम लोग तो शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं ना कि ये चैप्टर ही है करंट और मैग्नेटिज्म का रिलेशनशिप, यही तो हमें सीखना है। तो अभी एक एक्सपेरिमेंट हम लोग ये सीख रहे हैं कि कभी कहीं करंट पास कराया जाएगा किसी कंडक्टर से, वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये दिमाग में आएगा स्टूडेंट्स के कि अगर ये कहीं कोई सर्किट है, नॉर्मल सा वायर है, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो इसका आंसर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो आयरन नेल को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिज्म जो होगा वो बहुत वीक होगा। एक्चुअली हम मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ही लपेटे हैं। आगे कुलॉम्स लॉ है, और कुलॉम्स लॉ को ही लास्ट टॉपिक कर लीजिएगा। कुलॉम्स लॉ जैसे पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे चार्ज में किए थे कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये फोर्स मतलब अगर दो बॉडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं या दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि इनके बीच कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है। ये फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये बात हमें सबसे पहले चार्ल्स कूलॉम ने बताया, और इसे ही हम लोग कूलॉम्स लॉ कहते हैं। जिस तरीके से ग्रेविटेशन वाले में न्यूटन ने बताया था यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर रिपल्सन नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर सकते हैं, लेकिन चार्ज वाले में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स में अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन आप सीख चुके हैं। नॉर्थ पोल होगा तो रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा। जिस तरीके से चार्ज में देखिए आप पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सिस्टमेटिकली अगर फिजिक्स को पढ़ा जाए ना, चीजें इतना इंटरलिंक्ड हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। लोग जंप करते हैं, इस वजह से उनको फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है। लोग एक चीज पढ़ते हैं फिर मतलब कनेक्ट नहीं करते। कनेक्टिविटी अगर डेवलप कर लिया जाए तो फिजिक्स में एक ही चीज से बहुत सारा चीज कनेक्टेड है और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। एनीवेज, तो जिस तरीके से न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में आपको बताया गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज हैविंग मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. That is called Newton's universal of gravitation. फिर लास्ट चैप्टर में आपको बताया गया कूलॉम्स लॉ फॉर electrostatic force, and in that topic we had discussed that the force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them. And here we are discussing that if we have two poles having two pole strengths m1 and m2, then the force of attraction between, sorry, not only force of attraction or force of repulsion between them is directly proportional to the product of their magnitude, means magnitude of pole strengths, and inversely proportional to the square of the distance between them. Means we can write F directly proportional to m1 m2. It means that if the magnitude of pole strength is more, please remember when I was discussing in the topic pole strength, that pole strength decides whether the magnetic field will be strong or weak. If the pole strength is more, the magnetic field will be more, the magnetic force will be applied more. And comparatively, if the pole strength is less, magnetic field will be weak and the force applied will be comparatively less. So if the pole strength is more, the force applied will definitely more, and if the pole strength is less, the force applied will be less. Means the magnetic force will be less. And secondary, the force is inversely proportional to the square of the distance between them. It means that if they are on the large distance, then the magnetic force will be less, and if they are closer to each other, magnetic field means magnetic force will be more. If we combine these two equations, if this is equation first and if this is equation second, on combining equation first and second, we get F directional to m1 m2 upon r square. If we have to convert, if we have to change directly proportional into is equal to, we need to take a constant term. Here constant term k is taken. This k depends, the value of constant depends on permittivity of the medium. If we take medium as air or vacuum, its value is 10 to the power minus 7 Henry per meter square. This is Coulomb's law for magnetism. How will we write this in a statement? According to Charles Coulomb, the force of attraction or repulsion between two poles of magnets is directly proportional to the product of their pole strengths and inversely proportional to the square of the distance between them. This statement is called Coulomb's law. If you have any doubt, please ask to me. है कोई doubt?